ऑफ ग्लोबल पीस। सुकून से मजा लेना है, चीजें समझनी है, देखनी है। द क्रम्बलिंग पिलर्स ऑफ ग्लोबल पीस, ये आर्टिकल है। अब इसके अंदर से जो टॉपिक्स बनते हैं ना, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ से। मतलब ये टॉपिक्स बन सकते हैं इसके अंदर, और मजीद बेहतरी आ सकती है। द फाउंडेशन, द फॉरगॉटन फाउंडेशंस ऑफ ग्लोबल पीस। मुझे कल इफ्तिखार तुमने भेजा था एक प्रॉम्प्ट, इफ्तिखार है क्लास में? यार कोई नहीं, तसल्ली से फोकस करो क्लास पे। तो इफ्तिखार कहता है कि सर आप ये लगाएं चैट पे, तो देखिए वो आपको क्या बना के देता है। तो उसने जो इमेज मुझे बना के दिया है, वो मैंने जब इफ्तिखार को भेजा, तो इफ्तिखार कहता है सर आप तो ये यूज ही नहीं करते लगता। मैंने कहा यार बस ऐसे ही है। वो लोग ही नहीं है तो सुधर एआई जाए। से आप बिल्कुल हेल्प लिया करें, लेकिन आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाए ना एआई के ऊपर, तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी, आपकी हर चीज मर जाएगी। एआई का भी बेहतर इस्तेमाल वो करता है जिसको दिमाग इस्तेमाल करना आता है। भाई बताना तो आपने ना उसको, आपको क्या चाहिए। सिंपल ये थोड़ी है कि कुछ चीज उसको फेंक दोगे तो वो बस आपको बना के दे देगा, ऐसे थोड़ी है। एआई से तो मुझे लगता है कि ज्यादा खपनी पड़ता है आपको। वो इतनी चीजें गड़बड़ कर देता है, खराब कर देता है कि आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। जिसकी फाउंडेशन वीक है, जिसको पता नहीं चीजों का, तो वो तो बिल्कुल खराब कर देगा चीज, उसके लिए उसको समझ ही नहीं आनी, उसमें जो बना के देना आपने एक्सेप्ट कर लेना। तो एआई यूज करने के लिए भी आपको पहले अपनी कॉम्पिटेंस पे काम करना होगा, फिर ही आपको समझ आएगी वो आपको क्या चीज दे रहा है। ठीक है। सो अपनी कॉम्पिटेंस पे ही आपने काम करना है। तो आज की क्लास में लर्निंग्स भी बहुत होंगी आपके ऊपर। चलो उसको बोल जल्दी से, फिर जब मैं बाद आर्टिकल में आपको मैं एंड पे फ्रेश हो शेयर कर जाता दूंगा हूँ। ग्रुप्स में, वो पढ़ोगे भी तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ कैसे निकालते हैं, क्या नहीं करते। भाई सीख लो, जब तक मैं हूँ सीख लो, बाद में पता नहीं कोई सिखाता है कि नहीं। ऐसी तेरे बहुत। मैं तो तुम्हें, वो बिल्ली कहते हैं ना दरख्त पे चढ़ना भी सिखा रही है, वो वाला हिसाब है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हर चीज़ किसी को बता दूं, सिखा दूं, मेरे से कोई कुछ ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा तवक्कल अल्लाह पे है। द फॉरगॉटन फाउंडेशंस ऑफ ग्लोबल पीस फिर बन सकता है। वाई द लॉन्ग पीस is beginning to unravel। फिर बन सकता है द क्राइसिस ऑफ मेमोरी। ये भी नोट करो, तुम्हें समझ आएगी फिर जब पूरा कर लेंगे। ये लंबा चलेगा काम, कल तक भी मेरे ख्याल में जाएगा। द क्राइसिस ऑफ मेमोरी एंड द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल पीस। नीचे रखिए। फिर बन सकता है द इरोजन ऑफ एंटी वॉर एंड एंटी imperialism norms in the 21st century। चाबी ये होगी। फिर बन सकता है कि why the world needs a new peace architecture। सामान्य Why राइट बैंक की भी आई हुई है। the world ये देख ले इंटर्नशिप। needs a new peace। मतलब ये मानी सारी तो बातें नहीं आपको इसमें समझ आएंगी। आर्किटेक्चर, है। the decline of moral restraints in international
पॉलिटिक्स। कैन ह्यूमैनिटी एक ही दे, एक ही रीलर्न ये गरम डाल दिया द लेसन्स ऑफ वॉर एंड एम्पायर? ठीक है, तो इसमें से जो अच्छे वाले हैं उनके आगे मैं स्टार लगा देता हूँ। ये है द क्राइसिस ऑफ मेमोरी वाला, ये है जी फिर द डिक्लाइन ऑफ मॉरल रिस्ट्रेंट वाला, और ये एंड वाला, ये डबल स्टार। कैन ह्यूमैनिटी रीलर्न द लेसन्स ऑफ वॉर एंड एम्पायर? तो इसमें बड़ी चीजें आपकी जो है ना वो कवर हो जाती हैं, आपको समझ भी आ जाएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यूएन के टेक्स्ट में भी आ जाएगी, वॉर एम्पायर पीस क्या है, क्यों है, किधर है, क्या नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी समझ आ जाएगी। तो बड़ी मजेदार चीज है। ठीक है जी, ये सारे टॉपिक्स लिख लिया आपने? ठीक है, थीसिस क्या है, मेन आइडिया क्या है? जो लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ ग्लोबल पीस इन ह्यूमन हिस्ट्री सस्टेन किया गया था, वो किसी मिलिट्री सुप्रेमेसी लिबरल इंटरनेशनलिज्म या फिर किसी इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग, इनके ऊपर नहीं किया गया कि बड़ी कोई मिलिट्री सुपर पावर है तो वो कर ले, लिबरल इंटरनेशनलिज्म आ गया वर्ल्ड वॉर्स के बाद तो उसने सस्टेन कर लिया पीस, किसी इंस्टीट्यूट ने आके इंजीनियरिंग कर दी दुनिया में तो उसकी वजह से हो गया ना, बल्कि टू डीपली internalized civilizational convictions, इसके ऊपर लॉन्गेस्ट पीस दुनिया का बिल्ड किया गया। ये देंगे तो इंटर्नशिप ये दो डीपली इंटरनलाइज्ड सिविलाइजेशनल कन्विक्शंस क्या हैं, मतलब कमिटमेंट्स जो सिविलाइजेशंस ने आपस में की एक मॉरल बेस के ऊपर, आप भी प्यार हो ना जान वो थी जी कि ये जो इलेजिटिमेट, ये सॉरी ये जो अग्रेसिव वॉर है ना जी, अग्रेसिव वॉर ये इलेजिटिमेट है, तुक्की नहीं बनता भाई, कोई मॉरल कन्विक्शन है, कमिटमेंट है, मान लिया कि अग्रेसिव वॉर इलेजिटिमेट है, और ये जो इंपीरियल डोमिनेशन है ना जी, इंपीरियल डोमिनेशन ये अनएक्सेप्टेबल है, अब नहीं मानी जाएगी। तो भाई कमिटमेंट है, ये सिविलाइजेशंस ने आपस में ये कमिट किया है कि अग्रेसिव वॉर इलेजिटिमेट के बाद ही मिलेंगे इंपीरियल डोमिनेशन ये वो लोग जो ये डिग्रियां अनएक्सेप्टेबल है, कर अब जाते नहीं हैं जी दुनिया में। इंटर्नशिप नहीं करते वो फंस जाते हैं
इन दो डीपली इंटरनलाइज्ड सिविलाइजेशनल कन्विक्शंस, कमिटमेंट्स, मॉरल बेस्ड, इसके ऊपर खड़ी है आपकी लॉन्गेस्ट पीस ऑफ उधर को तो आ गया ह्यूमन था, बड़ी हिस्ट्री मिल जो गई थी तो सस्टेन किया। इसलिए। अभी कब किया, क्या ये आगे सारी बातें चल रही हैं। अब जैसे ही ये कन्विक्शंस, जैसे ही ये कन्विक्शंस आपको फेड होते नजर आते हैं, कहां से फेड, फ्रॉम पॉलिटिकल मेमोरी। क्या आपने पॉलिटिक्स की डोमेन में भी ये कन्विक्शन भुला दी? मॉरल इमेजिनेशन, मोरालिटी की डोमेन में भी आपने ये कन्विक्शन भुला दी, एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिस में भी। मतलब ना कमिटमेंट रही ना प्रैक्टिस रही, आपने भुला दिया इन दो कन्विक्शंस को। आपकी फाउंडेशंस ऑफ पीस क्या कर गई? इरोड कर, इरोड कर रही हैं, कर गई, एक ही बात है। इसीलिए 21st सेंचुरी में, देयर फॉर 21st सेंचुरी में क्या होना चाहिए? ये जो फॉरगॉटन प्रिंसिपल्स है ना, फॉरगॉटन प्रिंसिपल्स, इनकी रिकवरी इज द सेंट्रल चैलेंज। ऊपर जो सारी बात हुई, इस सारी बात की बुनियाद पे देयरफॉर 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज है जी इन फॉरगॉटन प्रिंसिपल्स की रिकवरी। ये जो दो सिविलाइजेशनल कन्वेक्शन है कि अग्रेसिव वॉर इलेजिटिमेट है, इंपीरियल डोमिनेशन नहीं मानी जाएगी, जो मर्जी कर लो। The longest period of global peace in human history was sustained not by military supremacy, liberal internationalism, or institutional engineering, but by two deeply internalized civilizational convictions that are: number one, aggressive war is illegitimate, and that imperial domination is unacceptable. As these convictions fade from political memory, moral imagination, and international practice, the foundations of peace are eroding, making the recovery of these forgotten principles the central challenge of the 21st century. थीसिस की समझ आई कि जब आप अपने असूलों से हट जाओ, जब आप कन्विक्शन से हट जाओ, उसे पॉलिटिकल डोमेन में बुला दो, इमेजिनेशन, मॉरल इमेजिनेशन में बुला दो, प्रैक्टिस से बुला दो, तो फिर परे हो जाते हो आप। ठीक है। अब हम इसको एक प्रोग्रेशन में लेके चलेंगे इसी चीज को। नंबर वन, peace was first won in the human mind before it was secured in international institutions। गौर से बातें सुननी है, मजा लेके, समझ के, घबराना नहीं है, इजी। बड़ा ओवरलुक्ड आइडिया ये दुनिया में ना, अब बड़ा ओवरलुक्ड आइडिया कि भाई
वर्ल्ड वॉर टू के बाद वो उस आर्टिकल में भी ऑथर जो है ना वो बात करता है ज्यादा, तो उसी पे रह के हम जरा बात करेंगे। इसको अब जिस पे एरा पे लगा लें भाई, पहले तो माइंड में आएगा ना, ह्यूमन माइंड पहले उसको समझेगा, वो तस्लीम करेगा, तो फिर वो किसी प्रैक्टिस में आएगा ना, तो ये किसी भी एरा पे लगा लें। लेकिन स्पेसिफिकली उस आर्टिकल में जरा वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बातें हैं, पहले की, उससे थोड़ी सी पहले की, उसके बाद की, क्योंकि इतनी बड़ी जंगें हो गई दुनिया में, वर्ल्ड वॉर्स, इतना बंदा मर गया, तो उसने उसको जरा सेंट्रल रख के तो उसके ऊपर फिर आगे बात चलाई कि यार ये जो पीस है ना, ये कोई यूएन के आने से स्टार्ट नहीं हुआ। यूएन के आने से स्टार्ट नहीं हुआ कि यूएन बनी तो पीस हो गया, भाई ऐसा नहीं है। इट स्टार्टेड विद अ चेंज इन ह्यूमन थिंकिंग। 1945 से पहले 1945 से ना जंग को एमी खाला जी का घर समझा जाता था। वॉर वॉज ऑफन कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल टूल ऑफ पॉलिटिक्स। कुछ भी हुआ, लड़ मार पड़ो भाई, नॉर्मल टूल ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये गौर से चीजें नोट कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। नॉर्मल टूल ऑफ पॉलिटिक्स समझा जाता था। पावरफुल स्टेट्स क्या कर रही हैं जी? वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड कर रही हैं, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू कॉन्क्वेस्ट करी जा रही हैं। एम्पायर्स रूल करी जा रही हैं पूरी दुनिया पे। जो नहीं कर रही, उनकी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया ही हमारे अंडर आ जाए। वास्ट रीजन्स, या इस तरह ही कर लो, वास्ट रीजन्स, एम्पायर्स। विदाउट, अब ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट फेसिंग मॉरल क्रिटिसिज्म। तो उनको कोई मॉरली क्रिटिसाइज करने वाला भी। However, after two devastating world wars, after two world wars, क्या होता है जी? ह्यूमैनिटी विटनेस करती है, ह्यूमैनिटी विटनेस्ड डिस्ट्रक्शन on a scale that was never seen before। इतनी तबाही हो गई है, इतना बंदा मर गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया दो जंगों में। Tens of millions died, entire cities were reduced to rubble। ये एक्सप्रेशन है ना, या तुम लिखोगे एंटायर सिटीज वर डिस्ट्रॉयड, तो एक बच्चा लिखेगा एंटायर सिटीज वर रिड्यूस्ड टू रबल। एक्सप्रेशन है इडियोमेटिक, एंटायर सिटीज वर रिड्यूस्ड टू रबल, ढेर बना दिया उन्हें। काउंटलेस सोसाइटीज वर लेफ्ट ट्रॉमेटाइज्ड। अब ये एक्सपीरियंसेस जब हुए तो लोग जो है ना वो बेचारे कंपेल हुए। पीपल वर फोर्स्ड टू थिंक, पीपल वर कंपेल्ड टू थिंक। क्या सोचने पे? कि भाई, शुड एवरी एक्शन दैट अ स्टेट कैन डू also be considered। आज तुम्हारी ना ये हिस्ट्री पॉलिटिक्स ये भी साथ ये सिरे में एरा की क्लियर होती जाएगी। शुड एवरी एक्शन दैट अ स्टेट कैन डू, कोई भी काम जो स्टेट कर सकती है, ऑल्सो बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। क्या वो मानना भी जाना चाहिए कि बस जो कर लिया जी मान लो? हाँ जी। तो ग्रेजुअली इसका आंसर बनता गया नो, ग्रेजुअली इसका आंसर बनता गया नो, नहीं जी ऐसा नहीं है। अब लोगों को ये
रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई कि यार ये एग्रेसिव वॉर, इंपीरियल डोमिनेशन, ये सिर्फ डेंजरस नहीं है, मॉरली रॉन्ग भी है। डेंजरस भी है प्लस मॉरली रॉन्ग भी है। अग्रेसिव वॉर प्लस इंपीरियल डोमिनेशन। ओनली आफ्टर दिस मेंटल एंड मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन आपका यूएन जैसा इंस्टीट्यूट इमर्ज होता है और इन ही कन्विक्शंस को प्रोटेक्ट करने पे लग जाता है। आपका यूएन इमर्ज होता है और यही जो दो कन्विक्शंस हैं जिसकी हमने ऊपर बात की थी मेन आइडिया में, अब मैं दोबारा नहीं बार बार कहूँगा, लिखूंगा नहीं, मैंने बता दिया। दो मेन कन्विक्शन कौन सी हैं कि भाई अग्रेसिव वॉर इलेजिटिमेट है और दूसरा इंपीरियल डोमिनेशन अब अनएक्सेप्टेबल है। तो यूएन मर्ज हुई इन दो कन्विक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ये आइडिया आपको पॉलिटिकल फिलोसोफर जॉन रॉल्स के यहां भी मिलता है, जिनका ये कहना है कि भाई स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर जो होते हैं ना, स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर्स, इनको अल्टीमेटली कौन सी चीज उठा के रख रही होती है, सस्टेन कौन कर रहे होते हैं? शेयर्ड मॉरल प्रिंसिपल्स, शेयर्ड मॉरल प्रिंसिपल्स रादर फोर्स अलोन। फोर्स से नहीं होते, सिर्फ शेयर्ड प्रिंसिपल्स कुछ मॉरल होते हैं जो स्टेट्स या लोग या लीडर्स आपस में शेयर करते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स को, फिर ही सस्टेन होती है पॉलिटिकल ऑर्डर दुनिया में। जॉन रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, हार्वर्ड। यूनी प्रेस, 1971 की पब्लिकेशन। सिमिलरली यही आपको एक थॉट इंग्लिश स्कॉलर है हेडले बुल, इसका बड़ा जिक्र आएगा यार, इसके बड़े इसमें आर्गुमेंट्स हैं, मतलब जो मैं इसे रिलेट कर पाया हूँ, ये वो उसमें नहीं आर्टिकल में। हेडले बुल वो कहता है इंटरनेशनल ऑर्डर सर्वाइव ही तब करता है जब स्टेट्स कॉमन नॉर्म्स एंड रूल्स डेवलप कर लेती हैं जो फिर वो कलेक्टिवली एक्सेप्ट भी कर रही होती हैं एज लेजिटिमेट। कितनी मजेदार बात है कि इंटरनेशनल ऑर्डर कब डेवलप होता है, सर्वाइव कब करता है, उसका सर्वाइवल का क्या कंडीशन है, क्या शर्त है उसके सर्वाइवल की, कि जब स्टेट्स डेवलप कर लें कॉमन नॉर्म्स एंड रूल्स और कलेक्टिवली उन्हें लेजिटिमेट भी एक्सेप्ट करें, लेजिटिमेट एक्सेप्ट करें। अब ये हेडले बुल ने किस में कहा? हेडले बुल की किताब है द एनार्कियल सोसाइटी कॉलन अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैकमिलन ये मैकमिलन इसका पब्लिशर है और ये उन्होंने लिखी थी 1977 में, 1977 की पब्लिकेशन है ये मैकमिलन वालों की तरफ से। द एनार्किकल सोसाइटी, स्पेलिंग गलत हो गए, एनार्किकल, मैंने एनार्चियल लिख दिया था, एनार्किकल सोसाइटी अ स्टडी ऑफ ऑर्डर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैकमिलन की ये पब्लिकेशन है। तो
तो इंस्टीट्यूशंस वैल्यूज नहीं क्रिएट करते आउट ऑफ नथिंग, दे रिफ्लेक्ट द वैल्यूज जो सोसाइटी ऑलरेडी एम्ब्रेस कर चुकी होती है। अब आपको इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल मैं दे दूं। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पोस्ट वॉर जो रिलेशंस हैं फ्रांस एंड जर्मनी के, भाई इतनी क्लियर एग्जांपल है कि फॉर सेंचुरीज ये कुत्तों की तरह लड़ते रहे आपस में रिपीटेडली। फ्रैंको प्रूशियन वॉर्स, इसको गूगल कर लेना, फ्रैंको प्रूशियन वॉर्स। दो वर्ल्ड वॉर भी आपस में लड़ी है उन्होंने, फ्रांस और जर्मनी ने, प्लस 2 वर्ल्ड वॉर्स, इतने जानी दुश्मन। लेकिन आफ्टर 1945 पोस्ट वॉर इन्होंने क्या किया, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं लॉस्ट कर दी, ये नहीं कि फौजें खत्म कर दी, नहीं, इन दोनों ने आइडिया ऑफ कंकरिंग वन अनदर अबैंडन कर दिया, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन का आइडिया ही अपनी लेजिटिमेसी खो चुका था पॉलिटिकल इमेजिनेशन में। तो इस वजह से वो आइडिया ही अबैंडन हो गया, आइडिया ऑफ कॉन्क्वेस्ट अबैंडन, कि भाई अब नहीं आप कंकर कर सकते, जंग करेंगे भी तो आपको वापस करना पड़ेगा जो भी होगा। लाइकवाइज जापान की एग्जांपल आपके पास मौजूद है यार। आफ्टर वर्ल्ड वॉर जापान बना ही मेजर इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मेजर इकोनॉमिक पावर। तो उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रादर देन मिलिट्री एक्सपेंशन चूज किया एज अ पाथ टू नेशनल ग्रेटनेस। तो ये एग्जांपल शो कर रही हैं कि पीस बिकेम पॉसिबल नॉट बिकॉज स्टेट्स बिकेम वीक, स्टेट्स वीक नहीं हुई, बट बिकॉज देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वाज एक्सेप्टेबल फंडामेंटली चेंज, कि उन्होंने जो चीज एक्सेप्टेबल थी ना दुनिया में उसकी थिंकिंग बदल ली। तो लास्टिंग पीस इन जब पैदा होता है इन द माइंड्स ऑफ पीपल, जब वो कमिटमेंट कर लें उस आइडिया के साथ, फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। तो जब सोसाइटीज कलेक्टिवली वॉर को रिजेक्ट करती हैं और डोमिनेशन को एज अ लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर रिजेक्ट करती हैं, तो इंस्टीट्यूशंस भी इफेक्टिवली गार्डियंस ऑफ पीस बन जाते हैं फिर। और जब ये दोनों बिलीफ फेड होना शुरू हो जाएं, तो इवन कोई भी इंस्टीट्यूशन जितना मर्जी तगड़ा हो, वो फिर बेचारा स्ट्रगल ही करता रहेगा इनकी स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करने में। समझ आई जी? पहले हेडर की समझ आई? एक एक बार बहुत आसान करके बता दिया। मजा आया? ये साथिका, अब यही चीज एंड तक आप साथ रहोगे ना, फिर आपको समझ आएगी। बड़ा छोटे की कितना करेगा। अब सबसे पहले देखा कि कमिटमेंट है ह्यूमन माइंड में, वो चीज वन की है, फिर उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने सिक्योर किया। यार तबीर सब्र तो कर लो, मैंने खत्म कर ली ये बात। और अगर आपको सिर्फ मेन आइडिया समझ आ गया होता, उसमें लिखा नहीं है कि 21st सेंचुरी का चैलेंज ये है कि ये फेड हो रही है, इनको रिकवर करना है, तो यार बात या तो पूरी समझ लिया करो या तो फिर सब्र कर लिया करो खत्म होने का। मेन आइडिया में मैंने बताया नहीं, मेन आइडिया क्या होता है, पूरे एस्से की मिनी पिक्चर होती है, या पूरी किसी भी चीज जो बात कर रहे हैं हम उसका मिनी पिक्चर होता है। मेन आइडिया पे दोबारा आते हैं। ये जो भी तबीर ने आखिरी बात पहले कर दी, उस आखिरी बात का जवाब ऑलरेडी है मेन आइडिया में, अगर आपके पास अकल है तो, कि भाई लार्जेस्ट पीरियड ऑफ ग्लोबल पीस इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये वो जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की पीस है ना, उसकी बात कर रहा है।
वो सस्टेन क्यों, कैसे हुआ? क्या मिलिट्री सुप्रीमेसी थी? नहीं। अब फ्रांस और जर्मनी दोनों के पास मिलिट्री पावर बहुत है, लेकिन नहीं लड़ी उस तरह से जो कुत्तों की तरह लड़ रही थी। लिबरल इंटरनेशनलिज्म आ गया, नहीं इसने भी नहीं किया। इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग यूएन बन गई, क्या उसने रोका? नहीं। दो डीपली इंटरनलाइज सिविलाइजेशनल कन्विक्शंस थी कि अग्रेसिव वॉर इलेजिटिमेट है। भाई मान लिया सिविलाइजेशंस ने, कॉमों ने मान लिया कि यार अग्रेसिव वॉर इज इलेजिटिमेट, इतना नुकसान हो गया दुनिया में और इंपीरियल डोमिनेशन अनएक्सेप्टेबल है, ये नियम मानी जाएगी। अब फिर इन कन्विक्शंस का दोबारा से फेड होना पॉलिटिकल मेमोरी से, मॉरल इमेजिनेशन से, इंटरनेशनल प्रैक्टिस से, दोबारा से जंगें, दोबारा से पीस खराब हो गया। मतलब वो फाउंडेशंस ऑफ पीस इरोड हो रही हैं। तो देयर फॉर भाई 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज इन कन्विक्शंस को रिकवर करना है। बाकी तुम यूएन बना लो, या चाहे तुम क्वाड बना लो, तुम मिडल ईस्ट का कोई बना लो, तुम पाकिस्तान सऊदीया कोई अलाइन बना लो, इसराइल अमेरिका कोई बना ले, पीस नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये फॉरगॉटन प्रिंसिपल्स रिकवर नहीं हो रहे। ये सेंट्रल चैलेंज है। तो जवाब था ना इसमें ही, आपने गौर क्यों नहीं किया फिर? यार तुम लोग गौर से क्यों नहीं सुनते? तो अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो पहला हेडर हुआ है ना, तो पहला हेडर आ गया। वो जो मेन आइडिया था वो तुम भूल गए। ये मैं जनरली बता रहा हूँ सारों को, तबीर को नहीं कह रहा सिर्फ। पहला हेडर हुआ, 14 हेडर पड़े हैं अभी, आखिरी सवाल पहले कर दिए। माहीन गिलजई जिधर मर्जी रिलेट करें, मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स आइडियाज देने हैं, जहां मर्जी रिलेट करें। भाई किसी को धोखा नहीं देना। ये प्रैक्टिस में कब आएगा? जब आपकी मॉरल कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग होगी, फिर ही वो चीज प्रैक्टिस में आएगी ना। वो जब मॉरल कन्विक्शन आपकी वीक होती जाएगी, वीक होती जाएगी, तो फिर आप प्रैक्टिस में भी वीक होते जाओगे। तो कमिटमेंट जब आपकी वीक हो जाती है, तो फिर आप प्रैक्टिकली वीक हो जाते हो। समझ आ रही है? आसान करके बता दिया मैं। समझ आई जी? अब सब क्लियर है जी सबको? पहले में हमने बात कर ली कि ये ह्यूमन माइंड में पहले चीज डेवलप हुई है। अब वही जो दो कन्विक्शंस है ना, उनके ऊपर एक एक करके हमने एक पैरा बनाना। सेकंड इज द डी लेजिटिमाइजेशन ऑफ अग्रेसिव वॉर। यार मेरा तो कोई दफा दिल करता है कि मैं ना सारे सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ाना शुरू कर दूं, लेकिन उसके लिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहाँ से इतना टाइम निकालूंगा? सारे सब्जेक्ट्स। या मैं एक जनरल है, ऑब्वियसली ये भी चीज़ें आपकी हर जगह पे काम आ रही थी। मेरा बुक सेशन अब अलग नहीं है, ऐसे वालों के साथ ही है। वो जो पुराने मेरे बुक सेशन वाले बच्चे हैं, उनसे पूछो, ये अभी होंगे आज क्लास में, कि बुक सेशन कहाँ कहाँ नहीं लगता, कहाँ कहाँ नहीं लगता बुक सेशन। इस्लामियात चला लो, आईआर चला लो, पोल साइंस चला लो, पब्लिक एड चला लो, सोशियोलॉजी चला लो। बुक सेशन में तो मैंने पूरी इस्लामियत कवर करा दी थी पिछले साल। मैंने इतने आप लोगों को वेस्टर्न फिलोसफर्स के साथ कोई कुरान को जोड़ के मैंने आपको बताया था। कोई पर्चा आपने फिर खुद करना होता है। रिहा वेट ना करें, एसए के साथ ही है वो। एसए वालों को ही मैं किताबें करा रहा हूँ जो मैंने कराई। इस दफा मैंने एसए में बच्चा लेना है,
जो मेरे पे एतबार करके आएगा उसी को मैंने सब कुछ करा। अब देखो ना, ये मैं इस दफ़ा जो नए बच्चे हैं, मैं कितनी चीज़ें तुम्हें शेयर करता हूँ रीडिंग के लिए। तो हर दफ़ा कोई नई चीज़ होती है। पंखे बंद करा क्या होता है? नहीं यार, मेरी ये सोच नहीं होती धंधा बंद हो। जब मर्जी करें आते का ज्वाइन। हाँ जी, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। द डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एग्रेसिव वॉर। नहीं समझ अब ये बेसिकली ना आना वही क्या है? आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर से मैंने निकाले हैं, उन्हीं को मैंने फर्दर डेवलप किया। फिर वो ऑब्वियसली पढ़ के निकाले हैं, मुझे कोई फरिश्ता तो नहीं दे गया। मैं आपको भेजूंगा, ये अब तो आपके लिए हलवा हो जाएगा वो पढ़ना। बाकी जो मैं भेज रहा होता हूँ तुम लोगों को आर्टिकल्स, पढ़े हो कि नहीं पढ़े जो नए सेशन में हो, बताओ। मैंने एक दफ़ा आपको कहा था कि पहले खुद पढ़ो ज़रा, फिर उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ निकाल के दी होती है पानी वो लिया पढ़ के ठंडा। फिर उसे पढ़ो। तो क्या फ़र्क महसूस हुआ? किसी ने ये किया एक्सपीरियंस? अरे तेरा मैंने दुआ की है, मिल जाएगा कूलर से तुम्हें पानी। बहुत मुश्किल होगी वो पढ़ने में। अगर मैं तुम्हें वो जो चीज़ निकाल के देता हूँ उसको पढ़े बगैर पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगी। बड़ी वो ऑब्वियसली रिच होती हैं चीज़ें ना, समझ नहीं आती। मुझे नहीं आ रही होती कई दफ़ा। वो जो तुम्हें फ्री ग्रुपों में मिल तमीज जाता है सही ना, कर। इकोनॉमिस्ट भी मिल जाता है, शेयर हो जाता है, फॉरेन अफेयर भी मिल जाता है। तो यार 100 में से एक ही बच्चा हो सकता है उसमें से चीज़ें पढ़ता होगा जिसको समझ आती होंगी। ऐसे नहीं होता। जो चीज़ मैं अब आपको कैसे समझाऊं कि चीज़ें जो होती हैं ना यार, इस तरह नहीं वर्क कर रही दुनिया में। अल्लाह ताला ने ना निज़ाम जो ये बनाया ना, तो उसके पीछे रीज़न है। वो भाई चीज़ों का बड़ा इफेक्ट होता है कि एक बंदे ने खुद सब्सक्रिप्शन लेके वो चीज़ खरीदी और वो शेयर करे, और एक आपको मुफ्त में मिल रही हैं चीज़ें। तो बड़ा फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। दुनिया में भी ज्यादतियां नहीं होती। जी निमरा। कान भी सीधे नहीं है ना? ये क्या है? ये क्या है? ओह, यानी मैं ये डर डर के खा रहा था, मैं क्या ये पता नहीं तौलिया किसी और निमरा ने एंड पे लिखा रख लो यार सवाल, अभी तो टॉपिक चल रहा है यार, क्यों आप लोग हट जाते हो। एंड पे रख लो या मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप करके, एंड पे बात कर लेना, ठीक है। द डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एग्रेसिव वॉर became समझ नहीं आ रही। humanity's greatest security innovation। ये रोना धोना छोड़ दो, ठीक है? खाना अब एक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ से, अभी भी मैं मत स्टूडेंट ही कर हूँ यार। मत। मुझे जब भी कोई फ्री चीज़ मिलती है ना, मेरे से पढ़ी नहीं जाती, हालांकि मेरी इतनी स्ट्रांग रीडिंग है। दिल नहीं करता, पढ़ी नहीं जाती चीज़, समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसके साथ ना वो अटैचमेंट नहीं होती। तो ये सिर्फ खुद को हमें झूठे दिलासे देने वाली बात होती है कि मुफ्त में आपको कोई चीज़ मिल जाए इधर उधर से। तो भाई यूनिवर्स में चीज़ें ना किसी और तरह वर्क कर रही हैं। पानी ये आपको करो तब ना समझ मुझे। आती है जब आपकी मोरालिटी बड़ी स्ट्रांग हो, जब आपकी कन्विक्शन बड़ी स्ट्रांग हो, जब आपका राब्ता बड़ा स्ट्रांग हो रब से। ये फिर आपको समझ आती है। अदरवाइज तो आप ऐसे उल्लू बाटे आते हो दुनिया में और उल्लू बाटे की तरह निकल जाते हो। आना और जाना तो है ही, सिंपल। चीफ सेक्रेटरी भी बन जाओगे, उल्लू बाटे की तरह निकल जाओगे। अगर मॉरली स्ट्रांग नहीं, कन्विक्शन नहीं है, तो चीफ सेक्रेटरी भी बन जाओगे तो उल्लू बाटे की तरह दुनिया से निकल जाओगे। ये याद रखना। स्टैटिक हो जाती है। द डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ एग्रेसिव वॉर बिकेम ह्यूमैनिटीज स्टैटिक। ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी इनोवेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, उस आर्टिकल में है ये इसका जिक्र।
कि ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी ब्रेक थ्रू जो मॉडर्न हिस्ट्री में, ये मॉडर्न हिस्ट्री है सारी, नॉर्मन लॉवी की ना, ये पढ़ लो ये किताब नॉर्मन। अब इसका एडिशन पता नहीं कौन सा, मैंने पुरानी पढ़ी हुई है। नीला सा इसका, नीला और हल्का वाइट या ग्रे सा ना इसका कवर होता है, नॉर्मन लॉवी की मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ये मैंने देखा है वो ग्रुप्स में ना फ्री में भी बट रही होती है, लेकिन भाई मज़ा नहीं आता। अपनी खरीदें, बेशक सेकंड हैंड खरीदो, इसको पढ़ो। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, नॉर्मन लोवी, LOWE। ये मैंने कोई 2015-16 में शायद पढ़ी थी। अब पता नहीं कौन सा एडिशन है इसका। नॉर्मल लोवी, तो ये पढ़ लेना, ये मैंने रिकमेंड कर दिया आपको, बड़ी मज़े की है। छोटी छोटी उसने हेडिंग्स बना के आपको चीज़ समझाई है, ऐसे वो चलता है प्रोग्रेशन में इवेंट्स की। शायद बड़ी हो आप में से किसी ने। तो ये जो सिक्योरिटी ब्रेक थ्रू आपको मिलता है 20th सेंचुरी में, आपको क्या लगता है जी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से है? अब देखो कितनी मज़ेदार बात है। अब ऊपर भी हमने देखो ये क्या चीज़, अब मैं ये ना चीज़ों को यार समझा करो। किधर गया पहला एडर, कहाँ से शुरू हुआ था? ये देखो रिबटल हो रहा है किस्म का कि भाई आपको लगता है यूएन की वजह से पीस बनना शुरू हो गया था। नहीं, इट स्टार्टेड विद अ चेंज इन ह्यूमन थिंकिंग। अब यहाँ पे आपको लगता है कि पीस का ब्रेक थ्रू भाई न्यूक्लियर वेपन से हुआ था, कोई मिलिट्री अलायंसेस की वजह से हुआ था, या कोई एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज आ गई दुनिया में 20वीं सदी में, ये 1900 की दहाई जो चल रही है, इनकी वजह से कोई सिक्योरिटी ब्रेक थ्रू आ गया भाई? नहीं। ओ भाई दैट वाज अ ग्रेजुअल डीलेजिटिमाइजेशन। देखो बात वही दोबारा ये दे के इसको रीबट करके, ग्रेजुअल डीलेजिटिमाइजेशन, स्पेलिंग ही भूल गया मैंने, डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ अग्रेसिव वॉर। इटसेल्फ फॉर सेंचुरीज रूलर्स ने प्रेस्टीज कमाया थ्रू अग्रेसिव वॉर्स। उसके बाद हम आ रहे हैं विजिट पे 15 दिन फॉर सेंचुरीज। जितना तगड़ा रूलर होता था उतना ही रूथलेस वॉरियर होता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट देख लो, नेपोलियन बोनापार्ट देख लो। जिसने नहीं देखे तो इनकी हसीन तस्वीरें गूगल पे जाके देख लेना। यूरोप की कॉलोनियल पावर्स देख लो, तमाम ही भाई थ्रू फोर्स सेलिब्रेट किया जाता है एज अ साइन ऑफ नेशनल ग्रेटनेस। फोर्स एज अ साइन ऑफ नेशनल ग्रेटनेस। colonial powers, यूरोपियन। विक्ट्री ऑन बैटलफील्ड होगी तो ही वो सोर्स ऑफ ऑनर माना जाएगा। कॉन्क्वेस्ट होगा तो ही वो लेजिटिमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट माना जाएगा। तो ये जो दो जंगें आपने देखी, 2 वर्ल्ड वॉर्स, तो ह्यूमैनिटी अंडरवेंट अ प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड वॉर्स के बाद ह्यूमैनिटी अंडरवेंट underwent a profound intellectual transformation. क्वेश्चन ये नहीं रह गया कि एक स्टेट के पास अग्रेसिव वॉर करने की पावर है या नहीं है। क्वेश्चन ये बन गया कि ये एक्ट मॉरली और लीगली जस्टिफाइड है कि नहीं। फिर वही बात आ गई ऊपर आर्गुमेंट, वो इसका रीबटल वो जो दिया एंटी दे के उसको रीबट कर दिया अपने वही उसी से मेन आइडिया से
कि कन्विक्शन वही है भाई। अब उसको तोड़ा है ना हमने, पहले डीलिजिटिमाइजेशन ऑफ एग्रेसिव और इसके बाद हम फिर वो दूसरी पे चलते हैं, कॉन्क्वेस्ट वाली पे, वो एम्पायर्स वाली जो है। क्वेश्चन क्या बन गया, ये प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई कि भाई ये जो आ रही है आपकी फोर्स अग्रेसिव वॉर की, क्या ये मॉरली और लीगली जस्टिफाइड है? आपने इसी चीज को यूएन के चार्टर में इंस्टीट्यूशनलाइज किया कि भाई यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्लस पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ सॉवरेन स्टेट्स, ये प्रोहिबिटेड है। ये क्या है? प्रोहिबिटेड है। ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है ये यूएन का? आर्टिकल 2(4). All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. समझ आती है? ये पढ़ लेना यार, आर्टिकल 2(4). इंस्टीट्यूशनलाइज आपने किया, उसके पीछे एक थॉट है। एमी मुंह उठा के कर फरिश्ता दे गया कोई? For the first time in history, aggressive war was no longer regarded as a legitimate policy. पहले तो स्टेट्स की पॉलिसी यही थी ना, लेजिटिमेट पॉलिसी बनती थी कि वॉर करोगे, कॉन्क्वेस्ट होगा तो आप लेजिटिमेट स्टेट कहलाओगे। बल्कि 180 डिग्री शिफ्ट आया और इसको वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर करार दिया गया। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। यही आर्गुमेंट रेजोनेट करता है आइडियाज ऑफ इमैनुअल कांत के साथ। इमैनुअल कांत कि भाई लास्टिंग पीस तब इमर्ज होता है जब स्टेट्स उस लॉजिक को अबैंडन कर दें। किस लॉजिक को? लॉजिक ऑफ कॉन्क्वेस्ट। एंड एम्ब्रेस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। ये कांत ने कब बात की, किस में बात की? बड़ा लंबा रेफरेंस है, लिख लो ना भी याद रहे तो साल याद रख लेना। 2 पब्लिकेशन, एक 1795 का और एक 2006, 2 पब्लिकेशन था। 1795 की ओरिजिनल है, 2006 में दोबारा से येल यूनिवर्सिटी ने इसको पब्लिश किया था। नाम है टूवर्ड परपीचुअल पीस। ये परपीचुअल पीस का आइडिया भी कांत का। एंड अदर राइटिंग्स ऑन पॉलिटिक्स, पीस एंड हिस्ट्री। येल
यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, ओरिजिनल वर्क पब्लिश्ड 1795। कांत आई डॉट 2006, ये शुरू में, ये पूरा एपीए 7 एपीए में आपको मैंने ये इसका रेफरेंस 7 एपीए, इसको 7 एपीए स्टाइल कहते हैं अगर देना चाहो तो, अदरवाइज कांत आई 2006 काफी है। कांत कॉमा आई ये स्ट्रेट 2006 ब्रैकेट में, इसके बाद फुल स्टॉप, फिर टुवर्ड परपेचुअल पीस, ये स्लांट है थोड़ा सा, टुवर्ड परपेचुअल पीस एंड अदर राइटिंग्स ऑन पॉलिटिक्स एंड पीस एंड हिस्ट्री, येल यूनिवर्सिटी प्रेस, ओरिजिनल वर्क पब्लिश्ड 1795। स्टीवन पिंकर का भी यही कहना है, स्टीवन पिंकर वो कहते हैं ह्यूमैनिटी की ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो है ना, इट हैज बीन द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस। ग्रेजुअल डिक्लाइन, जबान टेस्ट मांगती है यार तुम में से वो देखी है मूवीज किसी ने, वो जैसे ग्लैडिएटर है या वो जो सीजन आते हैं। अच्छा इमन, वेरी गुड। वो देखते हो आप कि वो ग्लैडिएटर लड़े होते हैं, वो जो आवाम बैठी होती है साइडों पे, वो धड़ाधड़ वो चीखें मार रहे होते हैं, मारो मारो, किल किल किल। मतलब वो सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस है। हाँ, कोलोसियम फाइट्स, स्पार्टकस, स्पार्टकस अनसेंसर्ड है जरा, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन स्पार्टकस इज ए गुड एग्जांपल। तो वो देखो कि किस तरह सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस है, इस तरह ही रही है, मारो 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 मारो। तो स्टीवन पिंकर कहता है शुक्र है खुदा दा कि इट हैज बीन अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कि ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ वायलेंस हुआ है जी, सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ क्या है चक्कर, क्या है उनका वायलेंस, वो सिविल क्लैरिक ये का हुआ है जी। ऑप्शन बना हुआ है। क्लैरिक जो है ना बहुत कुछ ऊपर से खा जाता है। और जिन प्रैक्टिसेस को नॉर्मल कंसीडर किया जाता था वो मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो गई हैं अब। यही वायलेंट प्रैक्टिसेस वो मॉरली अनएक्सेप्टेबल हो गई हैं। स्टीवन पिंकर ने ये बात की, द बेटर एंगल्स ऑफ आवर नेचर, व्हाई वायलेंस हैज डिक्लाइंड। वाइकिंग पब्लिकेशंस है और ये 2006 की है। वो कह रहा था कि फीड क्यों दे रहे हो अभी? हाँ, फीड तो गर्म बहुत होती है, तो ये तो नहीं देते फीड। इसको लिखोगे पिंकर एस, गर्मियों में पिंकर कॉमा एस फुल स्टॉप 2011, सॉरी ये कह रहा हूँ मैं 2011 की। थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ 50 का ये वाइकिंग पब्लिकेशंस हैं, ये सीजन नहीं है। कह रहा है ये तो बहुत वाइकिंग तो कहता है भाई बड़ी बात है, ग्रेजुअल डिक्लाइन हो गया, मॉरल एक्सेप्टेंस बन गई है कि अब नहीं वायलेंस करना। तो ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन बना कि पीस एडवांस किया, इसीलिए नहीं कि सोसाइटी स्ट्रॉन्गर बनती गई, इसलिए कि भाई सोसाइटीज ने खुद रीडिफाइन कर दिया उस आइडिया को कि बिहेवियर क्या लेजिटिमेट है क्या नहीं है। पोस्ट 1945 का आप यूरोप देख लो, जो उसका एक्सपीरियंस है, तो आप देखो यूरोप सदियों से आपस में लड़ता मरता है, कभी 100 years वॉर, तो कभी 30 years वॉर, तो कभी फलाना था टिमकाना। यार आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, शौक रखो, एमी को डॉक्यूमेंट्रीज देखी रखा करो यूट्यूब पे, ना अपना वक्त जाया किया करो। मैं इतना क्यों पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ चीज़ों को, कि मुझे शौक है। तो फॉर 100s of years डिस्प्यूट्स में रहा यूरोप,
इवन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब डिसएग्रीमेंट से मर्ज होते थे तो यूरोप ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को एज अ रीजनेबल मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग दोज कॉन्फ्लिक्ट्स देखना बंद कर दिया कि नहीं यार अब लड़के नहीं हमने करना। इराक ने भी इन्वेड किया कुवैत में 1990 में, तो पहले अगर होता तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती कि वाह जी वाह, लेकिन इराक को बड़ी ओवरवेलमिंग ग्लोबल कंडेमिनेशन देखनी पड़ी, इवन अमेरिका को भी देखनी पड़ी, इलेजिटिमेट वॉर की है दी आपने। ये एग्जांपल है। तो वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स जो है ना, कि अब हमारा एम है रिवर्स करने का, अग्रेशन को बढ़ाना नहीं है। तो रिएक्शन itself demonstrated how deeply the norm against conquest had become, या illegitimate war, aggression had become embedded in the international politics। समझ आई जी सैडर की भी, कैसे जबरदस्त दोस्त टूटा। हवालों की भी समझ आ गई। ये लड़की और कितनी फंटास्टिक गोलकी भी जाती है। अगला आर्गुमेंट है द एंड ऑफ एम्पायर। एक्सपैंडेड पीस बियॉन्ड यूरोप टू द entire human family, the entire humanity, the end of empire, expanded peace। ऑक्टो ऑक्टो बेटा प्लेट ले आओ। मम्मा प्लेट लेके आ। तो प्लेट आप भी फिर काट भी नहीं सकते। मम्मा एक मिनट। ये नीचे खा गिराओ। कहाँ की आवाज? सेंड डाले ज़्यादा। सबसे वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही, या जो पोस्ट 1945 वर्ल्ड ऑर्डर बना है, तो पीस सिर्फ पावरफुल स्टेट्स में वॉर को डिस्करेज करने से नहीं बना। इट वाज स्ट्रेंथन्ड बाय डिसमेंटलिंग आप लोग नॉन गए द सिस्टम ऑफ एम्पायर। द सिस्टम ऑफ एम्पायर जिसने पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को फॉर सेंचुरीज डोमिनेट किए रखा कि हमने अपनी एम्पायर बढ़ानी है, एम्पायर बढ़ानी है, एम्पायर बढ़ानी, मुल्क पकड़ो, मुल्क पकड़ो, मुल्क पकड़ो, इलाके पकड़ो। बिफोर 20th सेंचुरी आपका एशिया, मच ऑफ एशिया, मच ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये तमाम फॉरेन रूल के अंडर ही चलते रहे। भैया आप भी एग्जाम्पल हो इसकी, आप भी तो एक ब्रिटिश कॉलोनी हो ना, अमेरिका भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था। गौर किया करें मेरे लफ्जों पे, टेंसेस के यूज पे। ऑल्दो जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी, बड़ी यूरोपियन पावर्स उस दौर की, एम्पायर्स, फ्रांस भी एक एम्पायर थी, रूसिया, इटली,
ऑटोमन्स, उन्होंने भी अपने दरमियान जो पीस रखा ना, तो वो भी कॉलोनियल डोमिनेशन से, कि जिसकी जितनी बड़ी कॉलोनी है वो उतना डोमिनेट करेगा, जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है वो डोमिनेट करेगा, जो जितना पॉलिटिकली सब्जुगेट कर रहा है लोगों को कहीं और कॉलोनी में, वही क्या करेगा जी, वही पावरफुल है और उसी के साथ पीस बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है। तो इन अदर वर्ड्स, पीस was largely a privilege enjoyed by the powerful, not a reality experienced by humanity as a whole. Peace was largely a privilege enjoyed by the powerful, and not a reality experienced by humanity as a whole. ये उधर थे। अब फिर जब ये न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स का आइडिया आता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसने पूरी की पूरी सिचुएशन बदल के रखी। इमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, डीकोलोनाइजेशन। आप भी तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही आजाद हुए थे ना। इमरजेंस ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर्मरली जो कॉलोनाइज सोसाइटीज थी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंटर होती हैं एज अ सॉवरेन एक्टर्स। आप भी उनमें से एक हैं, रादर देन इंपीरियल सब्जेक्ट्स। इंडिया, पाकिस्तान, ये बाकी जितनी भी कॉलोनीज। तो ये एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको नजर आएगा, एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो जब ये एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हुई, इसने पीस को, वो जो एक रीजनल अरेंजमेंट था ना, रीजनल अरेंजमेंट कौन सा, वही जो एम्पायर्स आपस में ताकत के भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करती थी, पॉलिटिकल सब्जुगेशन करती थी और ताकतवर खिलाती थी, कॉलोनियल डोमिनेशन करती थी, ताकतवर खिलाती थी। तो वो जो पावरफुल आपस में कर रहा था ना को एग्जिस्ट, वो शिफ्ट हो गया इनटू अ जेन्युइनली ग्लोबल प्रोजेक्ट। ठीक है, लिख लो इसको। एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ने क्या किया, उस पीस को रीजनल अरेंजमेंट से पीस को टर्न कर दिया फ्रॉम रीजनल अरेंजमेंट। अब ये रीजनल अरेंजमेंट मैंने आपको समझा दिया ऊपर क्या था। फ्रॉम रीजनल अरेंजमेंट अमंग डोमिनेंट पावर्स into a genuinely global project। अब यही आइडिया आपको नजर आता है एक बहुत बड़े ऑथर के यहाँ, उसका नाम है फ्रांज फैनन। फ्रांज फैनन, FRANTZ, जिसने कहा कि भाई कॉलोनियलिज्म कुछ सिंपली कुछ सियासी निज़ाम नहीं था। कॉलोनियलिज्म कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है ना, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस, ऐसा कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस है जिसने लोगों की डिग्निटी, आइडेंटिटी, फ्रीडम, सब कुछ उड़ा के रख दिया, पर खच्चे उड़ा दिए।
ये फ्रांस फेनन ने कहाँ पे इसका जिक्र किया? ये हमने पढ़ी हुई है किताब द रेचेड ऑफ द अर्थ, द रेचेड ऑफ द अर्थ। फ्रांस फेनन हबशी थे ना। 1961 की ओरिजिनल पब्लिकेशन है, 2004 की ताज़ा तरीन पब्लिकेशन है द रेचेड ऑफ द अर्थ, फ्रांस फेनन। सिमिलरली एक और ऑथर है, उनका नाम है कवामे, KWAME, नक्रुमा, NKRUMAH। उनका कहना है कि जेन्युइन पीस कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकता जब तक दुनिया रूलर्स एंड रूल्ड के दरमियान बटी हो, क्योंकि डोमिनेशन जो होती है ना वो इनेविटेबली रेजिस्टेंस और कन्फ्लिक्ट ही ब्रीड करती है। रूलर्स एंड रूल्ड, इसमें डिवीजन हो और इस डिवीजन की वजह से डोमिनेशन और सब्जुगेशन का एक ताल्लुक बन रहा हो, रिलेशन, इस डोमिनेशन एंड सब्जुगेशन ने आपका कन्फ्लिक्ट बनाना ही बनाना, कन्फ्लिक्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना ही बनाना। नक्रुमा, नियो कॉलोनियलिज्म, नियो colonialism, the last stage of imperialism। ये किताब का नाम है, 1965 की पब्लिकेशन है, और इसके वो कौन है पब्लिशर्स हैं जी? थॉमस नेल्सन एंड सन्स। तो ये मैं तुम्हें ऐसे हवाले पूरे लिखवा रहा हूँ, याद ना भी रहे, खैर है ऑथर का नाम और उसका वो किताब थोड़ी सी याद रह जाती, दिमाग ना खराब किया कर। लेकिन आपके पास तो पूरा रेफरेंस होना चाहिए ना। तो आप इसमें एग्जांपल कोई भी दे सकते हो, अफ्रीका की डीकोलोनाइजेशन। अब एग्जांपल में डीकोलोनाइजेशन से एग्जांपल्स आएंगे, डीकोलोनाइजेशन उस एग्जांपल आएंगे। अफ्रीका की देख लो, घाना, कीनिया, तंजानिया। अफ्रीका, घाना, कीनिया और केड़ा सी, तंजानिया। तो कॉलोनियल रूल से मर्ज हुए ना, डीकोलोनाइज हो गए, रिप्रेजेंटेशन मिली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में आए, पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस उनकी एड्रेस हुई। आपकी भी एग्जांपल है इसमें। तो इंडिपेंडेंस जैसे ही अचीव कर ली गई तो वो कंट्रीज पार्ट बन गई इंटरनेशनल सिस्टम का, जो कि सॉवरेन इक्वालिटी रादर देन कॉलोनियल हायरार्की के ऊपर बेस करती थी। तो इनएक्सपीरियंस, अब बात फिर भी जोड़नी है ना एंड पे, इनएक्सपीरियंस ने भी रीइंफोर्स किया, रीइंफोर्समेंट हुई किस चीज की? रीइंफोर्समेंट किस चीज की हुई? एक ब्रॉडर लेसन की, कि भाई लोग अब सिर्फ उसी ऑर्डर को सपोर्ट करेंगे, पॉलिटिकल ऑर्डर को, जब वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने लग रहा हो कि हम ही इस ऑर्डर को बना रहे हैं। रीइंफोर्समेंट उस आइडिया की हुई कि पीपल किसको, किस पॉलिटिकल ऑर्डर को सपोर्ट करेंगे जिसमें उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर होगी। अब हमें कोई ऊपर से आके नहीं डोमिनेट कर सकता, इम्पोजिशन नहीं मानी जाएगी, इम्पोजिशन अनएक्सेप्टेबल। वही एम्पायर सिस्टम, समझ आ गई? समझ आई यहाँ तक? समझ आई? About
10 ये चाहिए तो शोल्डर पे तो हाथ ही नहीं लगा। इसके बाद अगला हेडर मेरा ना यार वो ये देख कितनी तबीयत मुर्गियां थोड़ी सी पाली अपसेट होनी शुरू हो गई है, मुर्गियां इसलिए मैं इसको ना यहीं रोकूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आगे कंटेक्स्ट मुर्गियां बता और देता हूँ कि बकरी फिर सॉवरेन इक्वालिटी किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हिरार्की से मेंबरशिप की तरफ ले गई। फिर यूएन ने अपनी जो है वो स्ट्रेंथ कैसे ड्राइव की मॉरल कपड़ा अथॉरिटी से रादर देन मटेरियल पावर। फिर ग्रेट डिप्लोमेसी कैसे सक्सीड होती रही। फिर मीडिएशन ने किस तरह प्रिवेंट किए कैटास्ट्रफीज। फिर एंटी इम्पीरियलिज्म जो है वो किस तरह से एक ब्लूप्रिंट बन गया ग्लोबल स्टेबिलिटी का। फिर इसके बाद एक शिफ्ट आता है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस एक न्यू फ्रंटियर बन जाता है, इंपीरियल इन्फ्लुएंस दोबारा से वापस आ गए फिर उस तरफ इंपीरियल इन्फ्लुएंस फिर शुरू हो गया, इकोनॉमिक डिपेंडेंस शुरू हो गई। पोस्ट कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो जाता है जी। उसने इन प्रिंसिपल्स को फिर पावर से बदल दिया और सॉवरेनिटी भी कंडीशनल हो गई, एंटी एम्पायर कंसेंसस फ्रैक्चर होना शुरू हो गया, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आ गई, ग्रेटेस्ट क्राइसिस फिर आ गए 21st सेंचुरी के। फिर जो है वो पॉलिटिकल इमेजिनेशन अब क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए, ये फिर एंड में हम देखेंगे फ्यूचर जो है ग्लोबल ऑर्डर का वो उन्हीं फॉरगॉटन एथिक्स को वॉर और नो एम्पायर पे हमें वापस लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमने देखना है अब, ठीक है। तो वही एक प्रोग्रेशन में एवोल्यूशन में चीज चलती चलती एक आ जाएगी, समझ आई जी। ये यार नौतिया शुरू हो गया। फिलहाल तो मैं लेटा हूं, मेरे लक थका हुआ है इससे हट गया। ठीक ये है, दिल कम से कम 1 लाख मजा आया। कमा। नहीं जी ज्यादा नहीं खाया। 2 दिन अंडे है। मैं क्लास में ही हूँ, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की है। क्या क्लैरिफाई करूं। जोर से पता ही नहीं चलता। मैं कभी भी फॉरेन से ना कोई वो बनाता होता हूँ बयानियां, ना रिएक्शन देता होता हूँ। खुद ही जो है आपके सामने चीजें आ रही हैं, आती जाएंगी, एंड यू आर फ्री टू चूज। मरियम ये आर्टिकल ही तो नहीं ना मैंने आपको सुना दिया, ये मैंने बनाया है उसको फ्लुएंट और कनेक्टेड। अम्मा आप फ्रेश हो गए हो, फिर आप भी हो नहीं ये जाओ बॉट थोड़ा नहीं है, सा उसने घूम कॉपी आओ। पेस्ट शुरू में किया था, वही कॉपी पेस्ट कर दिया। चलो अम्मा को बुला लेते हैं। अम्मा को बुला लेते हैं। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? मैंने जो क्लास प्लेटफॉर्म में बनाया हाँ था, बजट में तनख्वाहों में और मेरा पैसे में प्लेटफॉर्म तो कितने सालों से है जी। 6 घंटे पहले की खबर है, लेकिन खबर पुरानी है, बस 2 घंटे पहले 6 घंटे पहले। सिंध के मुलाजमीन और पेंशन की मौजूद 3 स्लैब में तनख्वाहों में इजाफा। असल मुझे शोल्डर में बहुत सख्त तकलीफ है। स्केल वाइज 10 से 30% इजाफा। अरे इधर आऊंगी ना, इधर लेकिन जी उसका तो आपको सर शाहरुख ने भी जवाब दिया है ऐसे उसमें ग्रुप रखता में। हूँ तो फिर मुझे समझ। तो मैं इधर कौन सा उसी को मान लें आप। फंड फीसद
और क्या आप मेरे से सुनना चाहते हैं?